सब गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट हो। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी आता है, फॉरेन करेंसी देश में आता है, देश का माल बाहर जाता है, तो एक्सपोर्ट बहुत आसान है। এখন ইম্পোর্ট আর এক্সপোর্ট নিয়ে আলোচনা হবে। বিজনেসের ক্ষেত্রে দেখুন, অনেকে হয়তো আমরা এখানে বিজনেস করি, তো একটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আর একটা ডিস্ট্রিক্ট বা বিভিন্ন স্টেটে প্রোডাক্ট যাচ্ছে। এবারে কোন কোন কিভাবে ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্টের কাজটাকে আমরা করতে পারবো। অনেকের প্রোডাক্ট আছে যে এখানকার প্রোডাক্ট, আপনার ডিজাইন করা তৈরি করা প্রোডাক্ট দিল্লি বম্বের কাস্টমাররা নিয়ে গিয়ে তারা কিন্তু বিদেশে এক্সপোর্ট করে, রাইট? সো দ্যাট তারা কিন্তু মিডিল থেকে আপনার কিন্তু মার্জিন মানিটা প্রফিট করে নিয়ে চলে যায়। বাট এখানে অনেক ব্যবসায়ী আছে যারা অলরেডি করে এবং যারা সাহস পাচ্ছে না কোন কোন পদক্ষেপ, কি রাস্তা চুজ করতে পারলে, কোন কোন স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করলে আপনাদের প্রোডাক্টও দিল্লি, বম্বে, লন্ডন, আমেরিকা, প্যারিস, সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু প্রোডাক্ট যেতে পারে। তো সেই সমস্ত রাস্তার সম্বন্ধে ডিটেলস আলোচনা করতে আসবে বিজনেস অ্যান্ড এক্সপোর্ট কনসালটেন্ট এমডি মোহাম্মদ আসিফ আলী, যিনি এমডি আসিফ এবং অ্যাসোসিয়েটস, তার যে কনসালটেন্সি কোম্পানি চালায় এমডি আসিফ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এর কর্ণধার মিস্টার মোহাম্মদ আসিফ আলী। প্লিজ হেল্প মি টু ওয়েলকাম মিস্টার মোহাম্মদ আসিফ আলী, যিনি এখন ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল এবং ডোমেস্টিক দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। তার জন্য আমি ডেকে নেব আমারই বন্ধু এবং কর্ণধার মিস্টার শাহিনুর। প্লিজ কাম অন দ্য স্টেজ। তো এখন আমি মোহাম্মদ আসিফ আলী স্যারকে ইনভাইট করব ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট ডোমেস্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল বলার জন্য। আপনারা মন দিয়ে দেখবেন, যারা অনেকে মোবাইলে ব্যস্ত আছে, ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ থেকে বেরোতে হবে, জীবন শেষ হয়ে যাবে। এখন স্ক্রিনে পর্দাতে চোখ রাখবো আর আগামী দিনে যাতে বড় বিজনেস করতে পারি তার কনসেপ্ট আইডিয়া নেব। থ্যাংক ইউ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी यहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातिहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह कुल्लु बिदअतिन ज़लालह कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सारी तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाज़िल हो। जिस प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह आरजीएन मटिया बुरुज ने काफ़ी अच्छे लेवल पे ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करवाया और उनका मकसद था कि यहाँ के जो गारमेंट्स बिजनेस मैन हैं, मैन्युफैक्चरर, जॉबर्स, उनको एक नई दिशा मिले, वो आगे बढ़े और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग एड्रेस कर पाएँ। हालांकि प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, उन्होंने एक छोटे से टाइम पे सभी चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की। हो सकता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम प्रोग्राम था और उनको ये फील हुआ कि हो सकता है कि जो अटेंडीज़ हैं हम लोग उतना पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके एक्सपेक्टेशन को क्रॉस कर गया और ये जगह कम पड़ गया कि यहाँ कितने लोगों को एंट्री पास नहीं मिल पाई। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा कभी ये सभी चीज़ों को आपके फीडबैक के अगेंस्ट में सभी चीज़ों को इंशाल्लाह इसको 1 से 2 दिन का प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले अपना सेशन आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि अभी तक सुबह से आप लोगों ने बहुत तारीफ़ें सुनी है। मेरा जो सेशन है उसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म होगा, मतलब थोड़ा वीकनेस बताया जाएगा, तो आप लोग वीकनेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं कि नहीं? तो कुछ बुरा भला नहीं कहेंगे ना, अगर कुछ बताएंगे तो बस भाई समझ के माफ़ कर देंगे, ठीक है? मेरा नाम आसिफ अली है, पेशे से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट मल्टीपल डिग्रीज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हासिल किए हैं। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत हाथ है
और मैं एक्सपोर्ट एंड बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। बिजनेसेस एंड एक्सपोर्ट हाउसेस को मदद करता हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों का जो 2 सेक्शन हमें दिया गया था, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से हम लोग वो कर नहीं पाए, एक इंटरनेशनल और एक डोमेस्टिक जो आप लोग करते हुए आ रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डोमेस्टिक बोल के कुछ नहीं होता, एक डोमेस्टिक बिजनेस होती है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल होता है। तो अभी क्योंकि हाफ एन आवर के अंदर में मुझे सारी बातें रखनी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी उस टाइम के अंदर में कुछ बातें रख पाऊँ, और इंशाल्लाह बाकी चीज़ अगर इंशाल्लाह मौका मिला तो उसमें रखूँगा। एक मैं आपको जैसे मैं ये सारे आपके डोमेस्टिक बिजनेस से रिलेटेड आपको कुछ दिखाई जा रहा है। इसमें मैं सारे मॉडल डिस्कस करने वाला था, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अच्छा ओके इंशाल्लाह। अच्छा, जब मैंने पहला सेमिनार किया था मोहम्मदी मिशन ट्रस्ट में, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ के ऊपर डिटेल में किया था, बिजनेस इन कैश। आज आप जानते हैं कि इंडिया की सबसे रिच कंपनी और वर्ल्ड में उन्होंने टॉप 3 में अपना मुकाम हासिल किया। मैं बात करूं मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी के बिजनेस का एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल था। वो क्या मॉडल था मालूम है आपको? वो था कैश मॉडल। रिलायंस कंपनी एक कैश रिच कंपनी थी। कैश रिच कंपनी होने की वजह से कैश में बिजनेस करने से कितने एडवांटेजेस है, मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लेकिन बाद में पता चला कि मटिया बुरुज में कैश में बिजनेस कम होता है और उधार में सबसे ज्यादा, और वो उधार की जो सीमा है, उधार का जो एक लिमिट है, वो पार हो जाता है। वो कोई 6 महीना 1 साल तक उधार, मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं। इट इज नॉट ए 21st सेंचुरी, इट इज मतलब वो 1 साल और 6 महीना तक आप ट्रस्ट करके उधार में बिजनेस करते हैं। मैं उधार के बिजनेस को, मैं आपके बिजनेस को बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उसको बोलता हूं उसका मॉडल को थोड़ा सा चेंज कीजिए और उससे क्या क्या नुकसानदेह हैं। चलिए, अगर आप क्रेडिट में बिजनेस करते हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन से 10% है, 10% आपका प्रॉफिट मार्जिन है। डेटर्स मतलब होते हैं जो कस्टमर को आप उधार में सामान सेल किए। मान लीजिए ऐसा तो होता है कि जिनको आपने उधार में सेल किया है वो आपका पैसा ना दे, जिसे हम लोग बैड डेट कहते हैं। बैड डेट यानी जो पैसा आपका मार दिया, ठीक है, जो आपको पैसा नहीं दिया। तो आपका ऐसा तो होता होगा ना कि 60,000 रुपया कोई पैसा आपका मार देता है, ठीक है। अब आपसे मैं ये सवाल पूछता हूं, अगर आपका कोई 60,000 रुपया जिसको आपने सेल किया और वो पैसा नहीं दिया, आपका कितना लॉस हुआ? बताइए कितना लॉस हुआ? 60,000? सब कहेंगे, सब सोचते हैं 60,000, लेकिन मेरा कैलकुलेशन बहुत अलग है। आपका 60,000 लॉस नहीं हुआ। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 10% है, आपका लॉस हुआ 6 लाख रुपए का। वो कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल के बाद बताता हूं। डेली आपका सेल सपोज 15,000 है, डेली 15,000 है, तो डेली आप 15,000 में अगर आपका मार्जिन 10% है तो आप प्रॉफिट कितना कमाते हैं? 1,500 रुपया। तो आप बताइए, जो 60,000 नुकसान हुआ है उसको कमाने के लिए आपको कितना सेल करना पड़ेगा? 6 लाख रुपया। तो आपको 60,000 जो नुकसान हुआ है वो आपका 6 लाख का नुकसान है, वो 60,000 का नुकसान नहीं है। उसको सेल करने के लिए आपको 40 दिन सेल करना पड़ेगा, अगर 15,000 करके सेल है। तो ये बात आप समझ में आया? वो 60,000 का जो नुकसान है, इट इज नॉट 60,000, इट इज 6 लाख। तो ये बारीकी हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम ये कैलकुलेशन नहीं जानते। वो 60,000 आएगा कहां से? वो 60,000 में तो आपका मैन्युफैक्चरिंग परचेज कॉस्ट है, वो 60,000 आप लाएंगे कहां से? और ये नहीं समझने की वजह से क्या होता है, जब आपका कर्ज, जब आप किसी को उधार में देते हैं
और वो मारना स्टार्ट कर देता है और आप अपने बिजनेस में कैश कैपिटल लगाते बिजनेस आपका डूब जाता है। तो इसीलिए उधार में देने से एक सबसे बड़ा नुकसान ये हमेशा याद रखिए, जितना रुपया नुकसान हुआ और आप प्रॉफिट मार्जिन निकालिए, उसके बाद आप डिफाइन करेंगे कि आपका नुकसान कितना हो रहा है। 60,000 को कमाने के लिए आपको 40 दिन सेल करना है, यानी 1.5 महीने का सेल करना पड़ेगा, 6 लाख का सेल करना पड़ेगा, तब आप कमा सकते हैं। तो कर्ज में देने से ये नुकसान है। अब हम इस बिजनेस को कैसे टैकल करें। आप जब किसी को उधार में सेल कर रहे हैं तो उसको बैंक के नजरिए से देखिए। बैंक में अगर आप जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं, वो आपसे क्या मांगता है, इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल। क्यों? क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि ये जो लोन का पैसा आपने लिया है वो आप चुकाने के काबिल तो है, तभी हम आपको उधार देंगे। भले आपके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन कौन प्रॉपर्टी को बिक्री करने जाएगा? कोई तो प्रॉपर्टी को बिक्री करने नहीं जाएगा ना। कितना आपने देखा है कि जिन्होंने पैसा मारा उनकी प्रॉपर्टी जाके ऑक्शन हुई है। ये लॉन्ग प्रोसेस है। वो सबसे पहले देखेगा आप साल में कितना कमाते हैं। अगर आप 5 लाख रुपया साल में कमा रहे हैं तो आप अराउंड 40-45 हजार रुपया महीना का कमाते हैं, तो मेरा लोन का EMI 10-15 हजार है, तो वो आप अदा कर सकते हैं, हम आपको लोन सैंक्शन कर दें। तो बैंक ये देखता है कि आप कमाए कितना है। क्यों? क्योंकि उसको वसूलना है। जो पैसा मंथली मिलना है वो मंथली तभी पॉसिबल है जब आप महीना उतना कमा सकते हैं। उसी तरह जब आपके पास कोई बायर आए और आपसे उधार मांगे तो उसको डिसाइड कीजिए कि उसका वर्दिनेस कैसा है, उसकी कैसी कंपनी है, वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है। उसको बोलता है क्रेडिट वर्दिनेस। उसके उधार की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है जितना लेने का, वो आप चेक कीजिए। अगर आप वो नहीं चेक करके अपना बिजनेस करते हैं और जनरल रूल रखते हैं कि हम सबको उधार 1 लाख रुपया का उधार देंगे या 6 महीना का उधार, आप जनरल रूल करेंगे तो आपको ये सिचुएशन फेस करनी ही पड़ेगी जब आपका पैसा आप नहीं वापस ला पाएंगे। तो इसीलिए ये याद रखिए कि आप क्रेडिट वर्दिनेस, कितना अमाउंट देना है, कितना दिन तक कर्ज देना है, वो आपको डिसाइड करना है उस बायर का कंडीशन को देखकर कि बायर कितना बड़ा है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या नॉर्मल है, वो कितने दिन से बिजनेस में, अगर पुराना है उसका मंथली सेल कितना है, महीना में कितना सेल करता है, नई बिजनेस है या पुरानी बिजनेस है, पास्ट में हमने उसे उधार दिया था तो उसने चुका पाया कि नहीं पाया। इन सारे कंडीशन को देखकर ही आप उधार दें। भले आप जानते हैं यहाँ ज्यादातर हमारे मुस्लिम भाई हैं, आप जानते हैं एक सहाबी थे अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो जानते हैं, उन सहाबी के बारे में पढ़िएगा। वो आए थे जब मदीना में तो उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ ना, आज के जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है ना, उसके पास उतना वेल्थ नहीं होगा जितना उनके पास था। और उनका बिजनेस का मॉडल क्या था मालूम है? उसमें 3 मॉडल था। एक है कि ट्रस्ट, वो ट्रस्ट में बिजनेस करते थे, मतलब ट्रस्टफुल, कोई भी जो माल दे रहे हैं उसमें नुकसान है, उसमें अगर कोई खराबी है तो वो बता देते थे कि ये खराबी है मेरे इस सामान में, तुमको लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरा, वो कैश में बिजनेस करते थे, वो कभी उधार में बिजनेस नहीं करते थे, भले मार्जिन कम हो वो कैश में बिजनेस किए। थर्ड, वो ये करते थे कि स्टॉक को हमेशा सोचते थे कि वो जीरो हो जाए, वो दिन भर का जो स्टॉक होता है जाने के वक्त वो सेल करके निकल जाते। आज आप देखिए आपके यहाँ पे कोई जो मोदी का दुकान है उसमें कभी लॉस नहीं होता। क्यों नहीं लॉस होता है? वो सालों से चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो कैश की बिजनेस करती है, वो जनरली उधार नहीं देती, वो कैश की बिजनेस करती है। तो जो कैश का बिजनेस करता है उसका ये फायदा है। सेकेंडली, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इमीडिएटली कैश के बिजनेस में चले आइए, लेकिन अपना जो उधार देने का जो सिस्टम है उसको कलेक्टिवली एक साथ कम करने की कोशिश कीजिए। अगर सब एक रूल में आ जाएंगे कि हम इतना दिन से ज्यादा नहीं देंगे, आज 3 महीना में आएंगे,
हो सकता है 1 साल बाद 1 महीना आएंगे, हो सकता है 1 साल बाद आपको कैश में करेंगे। अगर ये सब हो सकता है आपके एकजुट होकर करने में। कोई अकेला, और मैं यहाँ जो भी बातें करूँगा मैं एक मार्केट लेवल की बात करूँगा, मैं कोई इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ आप लोग सब मिलके एकजुट होके ये काम करने का है। इसमें ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा बिजनेस लॉस हो रहा है। एक बात याद रखिए, अगर कोई बायर है अगर आपका एक शॉप है, सपोर्ट सफा गारमेंट्स बोल के एक शॉप है, सफा कंपनी बोल के एक शॉप है, आप ये बताइए वो सफा कंपनी के पास वो मटिया बुरुज में हाट में उनका दुकान है, उस पे वो बायर कैसे आएगा? वो बायर तभी आएगा जब वो पहले मटिया बुरुज आएगा, मटिया बुरुज में आने के बाद वो उसमें आएगा। तो हमें सोचना है कि हमें मटिया बुरुज मार्केट में बायर को इनवाइट करना है, बायर मटिया बुरुज मार्केट में आए, उसके बाद जिसका जो तकदीर में होगा वो उसको मिलेगा। हम मार्केट तक लाने का जिम्मेदारी हम लोगों का है यार। वो मार्केट तक लाने के लिए हम लोगों को कलेक्टिवली काम करने की जरूरत है। हम लोग अपना टर्म्स कंडीशन कलेक्टिवली करेंगे। एक रिक्शा का यूनियन होता है, एक हर एक जगह जाइए यूनियन होता है, तो आप एक एसोसिएशन होता है। वैसे आप लोगों को भी कलेक्टिवली सोचना है कि हमें उधार के जो सिस्टम है मिलजुल के एक कम लेवल पे लाना है। हम 6 महीना से देते हैं, हम उसको 3 महीना या 4 महीना, 1 साल करके आहिस्ता आहिस्ता उसको रिड्यूस कीजिए। तो इस तरह के जो लॉसेज है वो मिट सकते हैं और आपके पास जो कैश का जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, ये एक सोच है कि हम लोगों के पास एक लेगेसी है। लेगेसी मतलब कि हम लोग बिजनेस में इसलिए है क्योंकि हमारे फादर बिजनेस में थे, हमारे दादा बिजनेस में थे, तो हमारे पास भी ये बिजनेस है। तो बिजनेस हमें विरासत में मिला है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर हम ये सोच रखते हैं कि मेरे फादर बिजनेस में थे तो भी मैं बिजनेस में हूँ, लेकिन मेरे फादर ने, मेरे अब्बा ने ये नहीं कहा कि मैं जितना बिजनेस किया हूँ उतना ही तुमको करना है, तुम उससे ज्यादा नहीं करोगे। क्या ये सोचा है हमने? नहीं। क्या? लेकिन सोच हमारा वैसे ही है। आज के डेट में देख लीजिए कि हमारा बिजनेस का डेवलपमेंट हमारे दादा से लेकर आज तक कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर इंप्रूवमेंट में कमी है तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो हमें यह सोचना है कि भले हमें बिजनेस विरासत में मिला है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम पर है। अगर आज आप बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आपका जो बच्चा है, जैसे आपको मिला है, वो उस बिजनेस में नहीं आ पाएगा, वो उससे कमा नहीं पाएगा, उसे दूसरा कुछ करना पड़ेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस बिजनेस को इस कंडीशन पे छोड़ के जाएं कि आपके आने वाली जो औलाद है उस बिजनेस को हैंडल कर पाए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? आगे आने वाली जिंदगी क्या है? टेक्नोलॉजी की जिंदगी है, एडवांस जिंदगी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जिंदगी है। वो तभी आएगी जब हम आज थोड़ा सा स्टेप ले। आप 50% स्टेप लिए, आपका बच्चा और 50% का स्टेप लेगा, तो इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो मेंटेलिटी है कि हम प्रेजेंट में खुश है, इसको अब भूल जाना है। आज कोई भी बिजनेस मॉडल है वो सब फ्यूचरिस्टिक मॉडल है। फ्लिपकार्ट वो कब बना? 2007 में। ओला उबेर, ये ओला कब की कंपनी है? 2010 की कंपनी है। आज हम लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो ये लोग 10 साल मेहनत करके उसका फायदा आज मिलता है। तो आज हमें बीज बोना है, तो कुछ चीज हम अपनी जिंदगी में देखेंगे, कुछ हमारे आने वाली औलाद है वो अपनी जिंदगी में देखेगी। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हमें एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारा जो मेंटेलिटी है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब आइए हम दूसरा पॉइंट पे आते हैं। ये एक्सपोर्ट्स रिलेटेड। आज से अराउंड 5 years अगो, 5 से 6 साल अगो एक रिसर्च हुआ था आप लोगों के ऊपर, जिसका नाम है, शायद आपको पता नहीं है, ये वो रिसर्च पेपर है। वक्त नहीं है कि हम इस रिसर्च पेपर की एक एक बात को डिस्कस कर पाए, लेकिन यहां मैं बोल सकता हूं कि 90% लोगों को ये इस रिपोर्ट के बारे में पता नहीं है।
ये देखिए 2016 का ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन मटियाबुरुज क्लस्टर स्टडी सबमिटेड बाय, उनका नाम लिखा हुआ है। ये रिसर्च कौन कराया था? अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, APEC, जो इंडिया में एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक एसोसिएशन है गुड़गांव की, वो आपके ऊपर रिसर्च की है और उसने रिसर्च करके पूरा एक रिपोर्ट बनाया है। अराउंड 18 पेज का रिपोर्ट है उसका, 18 पेज का रिपोर्ट है। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूं कि कितना बड़ा रिसर्च है। रिपोर्ट ऑन मटियाबुरुज क्लस्टर स्टडी, क्लस्टर मतलब एक झुंड, ठीक है। मटियाबुरुज के ऊपर एक रिसर्च किया गया अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल की, गुड़गांव की। उन्होंने दिसंबर 2016 में उन्होंने रिसर्च किया और उसका एक पूरा का एक रिपोर्ट बनाया है। ये आपका 18 पेज का रिपोर्ट है, ठीक है। इस रिपोर्ट का हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर हमने एक क्या क्या वीकनेस और क्या क्या स्ट्रेंथ, जो क्या क्या आपकी कमजोरी है और क्या क्या आपका स्ट्रेंथ है, उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब फोटो उन्होंने लिया है, वो विजिट किए थे आपके शॉप्स यूनिट्स वगैरह, ऐसे करके उन्होंने पूरा एक रिपोर्ट बनाया है, ठीक है। तो मैं इसका आपको शॉर्ट में इसका एक्सप्लेन करता हूं। इसमें वो लिखते हैं कि कलकत्ता जो है वो नंबर 1 प्रोडक्शन हब है अंडरगारमेंट्स का और किड्स वेयर का। किड्स वेयर बच्चों के कपड़े का नंबर 1 है, और वर्क वेयर जैसे यूनिफॉर्म वगैरह होते हैं उसका भी नंबर 1 है। 15,000 से ज्यादा, ये 2016 का स्टैटिस्टिक है, आज हो सकता है कुछ ज्यादा हो। 15,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मटियाबुरुज में और 3,000 महेशतला में। 5 लाख जॉब वर्कर है। प्रोडक्शन हर साल में 10 से 15 करोड़ क्वांटिटी का होता है। और आपको जानते हैं मटियाबुरुज का टर्नओवर कितना है? टर्नओवर यानी सेल कितना करती है कलेक्टिवली, उनके हिसाब से 5,000 करोड़ साल में आप लोग सेल करते हैं। 5,000 करोड़ 2016 का स्टैटिस्टिक है, ये 2016 का है। सोच लिया आज कितना होगा। 5,000 करोड़ कलेक्टिवली आप लोग सेल करते हैं। अब इसमें उन्होंने बताया कि 87% जो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन या सेल करते हैं वो बाबा सूट, फ्रॉक्स, पैंट, शर्ट, स्कर्ट्स, जीन्स, टी शर्ट्स। 13% लोग यानी लेस देन 20% हम लोग मेंस और वुमेन्स यानी अडल्ट्स का बड़े लोगों का, मेंस और वुमेन्स का हम लोग काम करते हैं। एरिया में उन्होंने बताया गार्डन रीच है, आंकड़ा है, संतोषपुर, चट्टा और महेशतला है। ज्यादातर हम लोग सेल करते हैं किसको? कलकत्ता और बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश, असम, केरला, MP, यहां से लोग आते हैं और आपसे सामान खरीदते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस किया और जो हमने भी एक्सपीरियंस किया कि आपके पास इंटीग्रेटेड यूनिट नहीं है। इंटीग्रेटेड यूनिट का मतलब है कि ये होता है कि एक गारमेंट का इंटीग्रेटेड यूनिट उसको बोलते हैं जहां कट टू फिनिश, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही काम एक यूनिट करे। ऐसा यूनिट यहां बहुत कम है। यहां ज्यादातर क्या होता है कि कुछ काम मैन्युफैक्चरर किए, उसके बाद वो उस तागर के पास या जॉबर्स के पास जाता है और फिर वो काम को वो फिनिश करते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल पे फिर माल फिनिश होकर फिर हाट में जाता है सेल होने के लिए। तो यहाँ एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ी चीज है कि इंटीग्रेटेड यूनिट। वन ऑफ द एडवांटेजेस सिचुएशन ये है कि इंटीग्रेटेड यूनिट आपके पास हो। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड यूनिट नहीं है तो कम से कम आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो कि जहां पे आप क्वालिटी मेंटेन कर पाए। देखिए एक्सपोर्ट में जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर। तो इंडिया के बाहर दो तरह के रीजन है। एक है जो इंडिया से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इंडिया से अंडर डेवलप्ड कंट्री, वो कौन सी है? ज्यादातर एशिया में है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। उसी तरह अफ्रीकन, सूडान, अफ्रीका कंट्रीज, ये सब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है।
बांग्लादेश, ये सब इंडिया से अंडर डेवलप कंट्री है। तो अब आपका जो प्रोडक्ट अगर वो इंडिया में चल सकता है तो वो इन सारी कंट्रीज जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, अफ्रीकन, सूडान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वहां पे भी चल सकता है, क्योंकि वो इंडिया से अंडर डेवलप, उनका भी चॉइसेस, उनका जो टेस्ट वो ऑलमोस्ट सेम होगा। क्योंकि आप जब कोई चीज को सेल करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपका कस्टमर का टेस्ट क्या है, उसका चॉइस क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप उसी हिसाब से प्रोडक्ट करेंगे। जो कपड़ा एक इंडियन या बांग्लादेश या नेपाल वाले पहन सकते हैं, क्या वो यूएस, अमेरिका, यूके, लंदन के बच्चे वही कपड़ा पहन सकते हैं क्या? उनका टेस्ट थोड़ा हाई होगा। तो ये बात आप समझ जाइए, एक्सपोर्ट जब हम करेंगे या सोचेंगे तो उसमें हमको दो मार्केट को दो भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, एक अंडर डेवलप कंट्रीज और एक मोस्ट डेवलप कंट्रीज। तो जो अंडर डेवलप कंट्री के लिए हमारे जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ डैमेज नहीं है, चेकिंग करवाना पड़ेगा कि इसमें कोई डैमेज नहीं है, कोई स्टिचिंग में कोई, जो हमारा इंडियन कंज्यूमर, जो इंडियन खरीदने वाले हैं, जो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो यही सोचकर हमें ये करना पड़ेगा, जो अंडर डेवलप कंट्रीज है जैसे नेपाल, श्रीलंका, ये सब का मैंने नाम बताया, बांग्लादेश, तो ये भी उनका टेस्ट मोरलेस सेम होगा। अब रही बात, लेकिन इसका प्राइस भी उसी हिसाब से आपको मिलेगा। अब अगर हमें एक्सपोर्ट करना है मोस्ट डेवलप कंट्रीज, जैसे आपको दुबई, आपको करना है यूएस, यूके, वहां पे भी तो एक्सपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये सारी जो कंट्रीज है मोस्ट डेवलप कंट्रीज, ये लोग खुद से प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो लेबर कॉस्ट है वो वहां सबसे ज्यादा है, और सबसे कम लेबर कॉस्ट हमारे एशियन कंट्रीज में जनरली आते हैं, इंडिया आते हैं, बांग्लादेश आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, ये सब यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत कम है, तो वो लोग हम लोगों से इंपोर्ट करवाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें मोस्ट डेवलप कंट्रीज में अगर एक्सपोर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी उसी तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। सब इसमें एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताया, वो क्या, कि जो हमारे पास डिजाइनिंग टीम नहीं है, कोई डिजाइनिंग टीम नहीं है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट डिजाइन के लिए कॉपी करते हैं, बॉम्बे जाते हैं, कैटलॉग लाते हैं, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके बना देते हैं। नंबर 2, अपने दिमाग से जो भी मेरे को कुछ थोड़ा सा डिजाइन आया उसके हिसाब से हमने बना लिया। तो ये डिजाइन और ये चीज आपको का दायरा बहुत छोटा कर देता है। एक स्मॉल मार्केट में आप प्ले कर सकते हो, लेकिन बिग मार्केट के लिए आपके अंदर में क्या होना चाहिए, क्रिएटिवनेस। आपके अंदर में क्रिएटिवनेस मतलब नई डिजाइन करने का। तो नई डिजाइन खोजने का, ये करने के लिए क्या है, एक एक्सपर्टीज है, एक नॉलेज है। आप अगर अपना इनकम टैक्स फाइल करना चाहेंगे तो आप किसके पास जाने जाएंगे, जो अकाउंट्स के स्पेशलाइज है ना, सीए हैं, इन लोगों के पास जाएंगे ना, जो उनकी एक्सपर्टीज है। उसी तरह मटिया बुरुज के काफी बड़े बड़े यूनिट होल्डर, उनके पास डिजाइनिंग टीम नहीं है। डिजाइनिंग टीम नहीं होने की वजह से नई डिजाइन की चीजें मार्केट में वो लोग नहीं ला पाते हैं, और इस वजह से वो लोगों का प्रोडक्ट का एक स्मॉल मार्केट रहता है। तो क्रिएटिवनेस और डिजाइन ये जरूरी है। उसमें आप कैसे कर सकते हैं, आपके जो बच्चे जो अभी पढ़ लिख रहे हैं, उनको आप डिजाइनिंग में भेजिए, उनको आप डिजाइनिंग में डालिए, डिजाइनिंग फेज में डालिए। अगर आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, आप भले नहीं जा सकते, आपकी नेक्स्ट जनरेशन डिजाइनिंग में जाती है, वो आपको हेल्प कर सकती है, आपके बिजनेस को वो आगे बढ़ा सकती है। डिजाइनिंग का बहुत सारा कोर्स अवेलेबल है, और इंशाल्लाह इसका सेशन भी यहाँ पे होने वाला है, फैशन डिजाइनिंग और इसमें क्या कोर्सेज है। तो इंशाल्लाह मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना डिजाइनिंग का जो रिक्वायरमेंट है वो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन से कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को डिजाइनिंग का कोर्स करवा सकते हैं। थर्ड चीज, जैसे उसमें यहाँ पे लिखा है 90% ऑफ मैन्युफैक्चर उनका कट टू फिनिश नहीं है, तो वो लोग जॉबर्स के ऊपर
डिपेंडेंट है। इनोवेटिव डिज़ाइन, नया डिज़ाइन वगैरह प्रोडक्ट का वो पूरा मिसिंग है। डिज़ाइनिंग और सैम्पलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सपोर्ट के लिए, वो चीज़ आपके यहाँ पे मिसिंग है। अब एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, अब सभी पॉपुलेशन इसी सेक्टर में रहेंगे तो आपको लगता है कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा? क्या लगता है आपको, कंपटीशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या लगता है? हाँ, वो बढ़ने का वजह क्या है? पॉपुलेशन। हमारे बच्चे, हमारे दो तो नहीं रहेंगे, 3-4 तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हर्ज वाली कोई बात नहीं है। तो हमारा हर घर में तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली और जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है वो भी तो सेम बिजनेस में आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली तो ये जो मार्केट है वो तो सैचुरेटेड हो जाएगा। एक गिलास में एक पानी पूरा भर जाएगा तो क्या हो गया? यही होगा कि भाई आप कितना में बिक्री कर रहे हैं, चलो इस प्राइस में फिर हम लोग खेलना स्टार्ट कर देंगे, वो भी एकदम कम दाम में सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम